प्रश्नावली 5 का उदाहरण 1 AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। देखो हल के अंदर देखो दोस्तों, प्रथम पद किसी भी एपी का जो पहला पद होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, और ए से उसके संकेत करते हैं। तो इस एपी का प्रथम पद कौन सा है, इस एपी का जो प्रथम पद है 3/2, तो ये हो जाएगा प्रथम पद। तो आसानी से हमने प्रथम पद यहाँ पर ज्ञात कर लिया दोस्तों। अब देखो सार्वंतर, सार्वंतर को डी से संकेत करते हैं, और सार्वंतर क्या होता है, किसी भी एपी में दूसरे पद में से पहला पद घटा देना, यानी कि A2 - A1, ये होता है सार्वंतर। तो यहाँ पर दूसरा पद कौन सा, 1/2, माइनस कर दूंगा मैं पहला पद यानी कि 3/2, यानी कि A1 में माइनस कर दूंगा A2 में से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सार्वंतर ज्ञात हो जाए। तो यहाँ मैं 1/2 में से मैं क्या घटा दूंगा, 3/2 में घटा दूंगा दोस्तों। देखो मैं ले से लूँगा यहाँ पर, तो ले से आ जाएगा मेरे पास 2, और ले से लेकर मैं आगे हल करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऐसा का ऐसा, और ऊपर जो है -3 ऐसा कैसा आ जाएगा। यहाँ पर जो दोस्तों मैंने ले से लेके हल किया होगा, आशा करता हूँ कि आपको ले से लेना आता होगा। अब देखो दोस्तों, ऊपर जो है मैं 1 में से -3 माइनस करूँगा, तो यहाँ पर बचेंगे मेरे पास -2 और नीचे बचेंगे 2, और 2 में को -2 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर -1, यानी कि सार्वंतर कितना है मेरे पास, सार्वंतर जो दोस्तों मेरे को प्राप्त हुआ -1। तो आसानी से हमने सार्वंतर भी यहाँ पर ज्ञात कर लिया। वेरी सिंपल। उदाहरण 2, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। देखो दोस्तों, पहली सूची आपको संख्याओं की दे रखी है 4, 10, 16, 22, इसको चेक करना कि एपी है या नहीं है। तो मैं इसके लिए ज्ञात कर लूँगा D1। D1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - A1, इसके बराबर हो जाता है A2 क्या है यहाँ पर 10 है, और A1 क्या है 4, तो 10 में से मैं 4 घटाऊँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6, यानी कि D1 का जो मान है मेरे पास आ गया 6। अब ज्ञात कर लूँगा मैं D2। देखो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A3 - A2। देखो A3 क्या है यहाँ पर 16, और A2 क्या है यहाँ पर 10, तो 16 में से मैं 10 घटाऊंगा तो भी मेरे पास कितना कि 6, यानी कि यहाँ पर D1 और D2 का जो मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है, तो क्या ये एपी है। अतः दी गई संख्याओं की सूची क्या हो जाएगी, यहाँ पर एपी हो जाएगी दोस्तों। अब देखो ये दी गई सूची जो एपी है, तो इसके 2 अगले पद भी ज्ञात करने के लिए बोल रखा है, तो मैं 2 अगले पद जो है ज्ञात कर लूँगा। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सार्वंतर की। तो सार्वंतर कितना है हमारे पास, 6 है दोस्तों। तो अगले 2 पद में यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा। देखो लास्ट पद क्या है, वहाँ पर 22 है, तो 22 का अगला पद ज्ञात करने के लिए मैं उसमें सार्वंतर जोड़ दूंगा, यानी कि 22 में क्या जोड़ूंगा, 6, यानी कि सार्वंतर जोड़ दूंगा तो अगला पद मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। 22 में 6 जो जोड़ूंगा तो कितना जाएगी मेरे पास, 28, यानी कि एक पद तो हमने ज्ञात कर लिया 28। अब इसके अगला 28 के अगला पद कैसे ज्ञात करूँगा, 28 में फिर 6 जोड़ दूंगा तो अगला पद आ जाएगा मेरे पास 28, और 6 कितने हो गए, 34। अब देखो उदाहरण 2 का दूसरा, देखो सूची दे रखी है आपको संख्या होगी 1 - 1 - 3 - 5। देखो इसको चेक करना ये एपी है या नहीं, तो मैं पहले याद कर लूँगा D1। देखो D1 का फॉर्मूला होता है A2 - A1, A2 यहाँ पर है -1, और A1 क्या है 1, तो -1 में से -1 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2। D1 प्राप्त हुआ -2। अब D2 देखो, D2 का फॉर्मूला होता है A3 - A2, तो A3 का मान क्या है -3, और A2 का मान क्या है -1, तो -3 में से -1 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा -3 + 1, और -3 + 1 करूँगा तो आ जाएंगे -2। तो D1 और D2 यहाँ पर दोनों बराबर आए हमारे पास, तो ये क्या है, एपी है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, अतः दी गई सूची जो है क्या है, एपी है। तो नीचे लिख दिया मैंने, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी है, एपी है। अगर ये एपी है दोस्तों तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले 2 पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अगले 2 पद ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, सार्वंतर की। तो सार्वंतर क्या है यहाँ पर -2। अब दोस्तों देखो लास्ट पद क्या है, -5 है, तो -5 में -2 जोड़ूंगा तो मेरे पास पद आ जाएगा। तो अगले 2 पद क्या हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है -5 में मैं -2 जोड़ दूंगा, तो देखो यानी -5 में मैं जोड़ूंगा प्लस -2, तो क्या हो जाएंगे, देखो प्लस को माइनस को गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे -5 प्लस माइनस गुणा के -2 आ गए मेरे पास दोस्तों, बराबर -5 और -2 को जोड़ूंगा तो -7 आ गया। तो अगला एक पद तो हमारे पास आ गया -7। अब -7 में फिर -2 जोड़ूंगा तो फिर अगला पद आ जाएगा मेरे पास -7 प्लस -2। अब देखो -7 प्लस माइनस करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 2। अब -7 -2 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए -9। तो ये मेरे पास अगला पद यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब चलता हूँ मैं यहाँ पर जो है तीसरी जो सूची दे रखी है -2, 2, -2, 2, -2। देखो सबसे पहले चेक करूँगा ये एपी है या नहीं, तो मैं D1 ज्ञात कर लेता हूँ। D1 का फॉर्मूला होता है A2 - A1, यहाँ पर A2 है 2, और A1 है -2, तो 2 में से -2 में घटाऊंगा तो आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस गुणा करूँगा आ जाएगा +2 + 2 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 4, यानी कि अब देखो यहाँ पर D2 ज्ञात कर लूँगा मैं। देखो D2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A3 - यहाँ पर A2,
यहाँ पर A3 क्या है, माइनस के 2 है दोस्तों, तो माइनस के 2 आ जाएंगे। और A2 क्या है, माइनस के 2 आ जाएंगे यहाँ पर। तो बराबर यहाँ पर -2 को जोड़ूंगा तो आ जाएगी -4। यानी कि दोस्तों यहाँ पर D1 और D2 का जो मान है वो बराबर नहीं है, तो ये AP भी नहीं होगी। यानी कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तह दी गई सूची जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, AP नहीं है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर दी गई सूची जो है, अतः दी गई सूची AP नहीं है। अगर ये AP नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगले दो पद भी हमें ज्ञात नहीं करने हैं। अब देखो उदाहरण 2 का जो है चौथी सूची क्या दे रखी है। देखो चौथी सूची यहाँ पर दे रखी है। देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये सूची दे रखी है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात कर लेता हूँ ये AP है या नहीं। तो सबसे पहले मैं D1 ज्ञात करूँगा। D1 का फॉर्मूला होता है A2 - A1। यहाँ पर A2 भी 1 है और A1 भी 1 है, तो एक में से एक जाएगा तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब याद कर लूँगा D2 का फॉर्मूला होता है A3 - A2। तो A3 क्या है यहाँ पर 1 और A2 क्या है यहाँ पर 1, तो एक में से एक ज्ञात क्या आ गया, 0। देखो दोस्तों यहाँ पर D1 और D2 बराबर आ रहा है, लेकिन मैं D3 भी यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा। देखो D3 का फॉर्मूला होता है A4 - A3। तो A4 में से A3 जाएगा तो 2 - 1, यानी कि 2 - 1 हो गया 1। यहाँ पर देखो D1 और D2 तो बराबर है, लेकिन D3 यहाँ पर इसके बराबर नहीं आ रहा, तो भी ये क्या होगी, AP नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर सार D1 D2 और D3 का जो मान जो है बराबर आना चाहिए। तो अतः दी गई सूची क्या हो जाएगी, यहाँ पर AP नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख दूँगा दी गई सूची यहाँ पर AP नहीं है। वेरी सिंपल। 5 का उदाहरण 3, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आपको AP दे रखी है, इसका आपको 10वां पद ज्ञात करके बताना है। तो देखो दोस्तों इस AP के अंदर जो है प्रथम पद यानी 1 का जो मान है वो 2 दे रखा है, और मैं जो है सारवंतर ज्ञात करूँगा। सारवंतर यानी D। सारवंतर का सूत्र क्या होता है, A2 - A1। दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया मैंने, यानी कि 7 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास 5, यानी सारवंतर आया 5। अब n पदों की संख्या कितनी देर की है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या कितनी है, 10, और A10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है, तो A10 हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं, देखो जो है nवां पद ज्ञात करने का मैं सूत्र यहाँ पर लगा लूँगा। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस कोष्टक N - 1 और यहाँ पर जो कोष्टक बंद और D, ये जो है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों। अब देखो n की जगह क्या आ जाएगा, 10 में लिख दूंगा 10, A10 यानी कि A10 हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल यहाँ पर जो है A प्रथम पद है 2 प्लस n का मान दे रखा 10 - 1 और D सारवंतर कितना आया 5 है हमारा, तो D की जगह लिख दिया मैंने 5 यहाँ पर। A10 बराबर 2, ऐसे कैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 प्लस, अब कोष्टक के अंदर देखो 10 में से मैं 1 घटाऊंगा दोस्तों, तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, गुणा ये 5 जो गुणा में, ये 5 गुणा में यहाँ पर आ जाएगा। A10 बराबर 2, ऐसे कैसे लिख दूंगा मैं 2 प्लस 9 को जो है 5 से गुणा करूंगा तो मेरे पास जाएंगे 9 पंजो 45, यहाँ पर आ गए 9 पंजो 45। A10 बराबर अब जो है 45 को और 2 को मैं जोड़ दूंगा, 45 और 2 को जोड़ूंगा मेरे पास जाएंगे 47, यानी कि 10वां पद कितना है मेरे पास 47। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा AP का जो 10वां पद है कितना है 47। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 4, AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर जो इस AP के अंदर जो प्रथम पद है वो है 21 यहाँ पर, तो A बराबर 21 मैंने लिख दिया। यहाँ पर जो सारवंतर D है वो क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा, यानी कि 18 में से 21 घटाए मैंने तो आ गई मेरे पास -3। अब देखो AN का मान क्या है, यानी कि कौन सा पद -81 है, तो मैं अंतिम पद मान लूँगा -81 को, तो AN बराबर -81 हो जाएगा, और n जो है मेरे को ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम क्या जानते हैं, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N - 1, यहाँ पर ब्रैकेट में N - 1 और D, ये जो है nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर AN का मान दे रखा है हमें -81, तो AN की जगह उतार दिया मैंने -81, और प्रथम पद A दे रखा है 21, तो A की जगह मैंने उतार दिया 21, और यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर जो है N - 1, क्योंकि N हमें ज्ञात करना है, तो N - 1 ऐसा का ऐसा यहाँ पर उतार दूंगा, और बात वापस जो है इसको कोष्टक में बंद कर दूंगा, और सारवंतर देर का -3, तो ब्रैकेट लगाकर -3 यहाँ पर मैंने उतार दिए। अब देखो -81 और ये 21 उधर जाके हो गया माइनस का, इज इक्वल यहाँ पर जो है ब्रैकेट में N - 1 ऐसा का ऐसा लिख दूंगा मैं, N - 1, और वापस जो है कोष्टक में बंद कर दूंगा, और इधर आ जाएगा -3। अब देखो इधर जो है -81 और -21 दोनों माइनस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे, -102 हो जाएंगे, और इधर देखो वापस जो है कोष्टक में N - 1 ऐसा कैसा आ जाएगा, और इधर जो है
कोष्टक बंद कर दूंगा वापस और इधर जो है माइनस के 3 ऐसा कैसा लगा दूंगा। अब दोस्तों देखो ये जो n-1 है ये इधर उतार दूंगा n-1 और ये जो माइनस के 3 है n-1 से गुणा के अंदर है तो उधर जाके हो जाएगा भाग में, यानी कि माइनस के 102 बटावा के अंदर आ जाएगा माइनस के 3। ये माइनस के 3 उधर गुणा में थे, इधर आते ही भाग में हो गए। अब देखो इसको 102 को विभाजित करूँगा -3 से तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 102 को 3 से काटूंगा तो आ जाएंगे 34। अब देखो n-1 बराबर आ गया मेरे पास 34। ये माइनस का एक इधर माइनस का उधर जाते हो गया प्लस का, यानी कि 34 + 1 ये हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 34 को 1 को जोड़ूंगा आ गया 35। यानी कि ये कौन सा पद -81 है, यानी कि इस एपी का जो है 35वां जो पद होगा वो क्या होगा -81 है। इसके साथ ही ये पूछ रहा है कि इस एपी का कोई पद शून्य है क्या। मान लेता हूँ दोस्तों इसका जो एनवा पद है वो 0 है, मैंने मान लिया an बराबर 0, यानी कि इसका एनवा पद कौन सा है 0 मैंने मान लिया दोस्तों। तो अब एनवा पद 0 है तो मैं n का वैल्यू यहाँ पर याद कर लूँगा। तो a प्लस an का सूत्र क्या होता है, एनवा पद याद करना है a प्लस n-1 और यहाँ पर जो है d आ जाएगा और बराबर के अंदर मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर 0 रख दूंगा दोस्तों। अब देखो a वही लेना प्रथम पद इसी एपी का, a जो है यहाँ पर कितना 21 प्लस n-1 ऐसा कैसा आ जाएगा n-1 ब्रैकेट में बंद कर दूंगा और d क्या माइनस के 3 बराबर 0 दोस्तों। अब देखो ये 21 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, यानी कि n-1 और माइनस के 3 और ये 21 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 21। अब देखो ये माइनस का 3 इधर गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग के अंदर, यानी कि n-1 ऐसा कैसा उतार दूंगा इधर और उधर जो है -21 बटावा माइनस के 3 आ जाएगा नीचे। अब देखो n-1 ऐसा कैसा उतार दूंगा और माइनस का 21 का भाग दूंगा -3 से, तो 3 7 तो 21 ये आ जाएगा 7 ऐसा ऐसा n बराबर 7 और -1 उधर जोड़ूंगा तो आ जाएगा प्लस का 1, n बराबर क्या हो गया 8। यानी कि इस एपी का जो है कौन सा पद शून्य होगा, 8वां पद जो है 0 होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अतः 8वां पद क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार से आपको आसानी से हल करना है। उदाहरण 5, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। देखो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देर का क्या है दिया है, तीसरा पद 5 है तो तीसरे पद को क्या लिख सकता हूँ मैं a3 लिख सकता हूँ। तो a3 देर का यहाँ पर 5 और 7वां पद 9 है, 7वें पद को क्या लिख सकता हूँ a7 बराबर कितने 9 दोस्तों। तो देखो यहाँ पर a3 मैं पहले उठा रहा हूँ, तीसरा पद देर का है 5 तो मैं a3 का जो फॉर्मूला क्या होता है a3 को मैं लिख सकता हूँ a + 2d बराबर 5 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पर। अब दूसरा देर का 7वां पद 9 है तो a7 बराबर 9 देर का है, a7 को a7 को क्या लिख सकता हूँ मैं a + 6d यानी कि a + 6d लिख सकता हूँ a7 को बराबर 9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर जो है समीकरण 2 नाम। अब क्या करूँगा मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 जो है घटा दूंगा। अब देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है a + 6d बराबर 9, समीकरण 1 क्या है a + 2d बराबर 5, ये है समीकरण 1। अब इसमें से घटा दूंगा, देखो घटाऊंगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर a प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस के 2d था वो माइनस का हो गया और प्लस का 5 था वो माइनस का हो गया। अब देखो 6d में से 2d गई है तो कितना बचेंगे 4d मेरे पास बचेंगी बराबर। अब देखो इधर जो 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4 बचेंगे दोस्तों। अब इधर देखो d के साथ जो 4 है वो गुणा के अंदर है, वो इधर जाके हो जाएगा भाग के अंदर, यानी कि d बराबर 4 बटा इधर 4 गुणा में तो हो जाएगा भाग के अंदर। अब देखो 4 को 4 से मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पर भाग दूंगा तो मेरे पास d का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 दोस्तों। अब d का जो मान है वो मैं रख दूंगा समीकरण 1 के अंदर। देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर मैं 1 में रखूँगा, देखो a प्लस यहाँ पर a + 2d 2 गुणा d की जगह रख दूँगा 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5 दोस्तों। अब देखो a + 2 को 1 से गुणा करूँगा तो जाएगा 2 बराबर आ जाएगा मेरे पास 5। अब देखो ये प्लस के 2 उधर जाते हो जाएगा माइनस का, यानी कि a बराबर 5, ये प्लस का 2 उधर जाके हो गया माइनस का 2। अब देखो a बराबर 5 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि a का मान मेरे पास आ गया 3 और d यानी सारों अंतर हमारे पास आ गया 1। अब जो मैं AP ज्ञात कर लूँगा दोस्तों आसानी से, देखो a बराबर प्रथम पद आया हमारे पास 3 तो 3 आ जाएगा प्रथम पद। अब देखो दूसरा पद 4 कैसे ज्ञात किया मैंने, 3 में सार्वंतर 1 जोड़ दिया मैंने तो 4 आ गया। फिर जो है तीसरा पद 5 कैसे निकाला, तो अब जो है 4 के अंदर मैं 1 जोड़ दूंगा, ये आ गया मेरे 5। तो ये AP मैंने ज्ञात कर ली 3 4 5, वेरी सिंपल।
5 का उदाहरण 6, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और क्यों? देखो दोस्तों, इस सूची के अंदर जो प्रथम पद है यहाँ पर, प्रथम पद यानी ए हो जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर इसका सूची का अगर सार्वंतर निकालूंगा डी, तो डी हो जाएगा 11 - 5, यानी कि यहाँ पर जो है 6 मेरे पास सार्वंतर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोई पद 301 है क्या, तो मैं मान लेता हूँ एक बार कि ये 301 जो nवां पद है इस सूची का, तो मैं मान लेता हूँ कि जो nवां पद जो है वो जो है 301 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, an बराबर 301 लिख सकता हूँ। an का मतलब nवां पद 301 है। देखो an का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a प्लस, यहाँ पर लिख लूँगा an का सूत्र में a प्लस कोष्टक n - 1 कोष्टक d, ये जो है an का मैंने जो है सूत्र लिख दिया, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 301। अब देखो दोस्तों, a क्या देर का, एक का जो मान देर का 5 देर का, प्लस nवां पद माना हमने तो n की जगह n ही आ जाएगा, n - 1, और यहाँ पर कोष्टक में बंद कर दूंगा, और d का जो मान है वो 6 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 301। ये 301 मैंने यहाँ पर उतार दिया। अब देखो 5 की जगह 5 प्लस, देखो 6 को अंदर गुणा करूँगा तो 6 को n से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 6n माइनस, और 6 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा -6 बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 301। ये 301 मैंने उतार दिया। अब देखो यहाँ पर 6n की 6n और -6 में से 5 घटाऊंगा तो -1 आ गया, बराबर यहाँ पर 301 आ जाएगा। अब देखो 6n, ये -1 उधर जाएगा तो 301 में जुड़ जाएगा, यानी कि 301, ये -1 हो गया प्लस का, ये प्लस का 1। अब देखो 6n बराबर यहाँ पर आ जाएगा 301 में 1 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 302, यहाँ पर 302 आ गया मेरे पास। अब 6 इधर गुणा में हो जाते हो जाएगा भाग में, n बराबर हो गया 302/6। अब दोस्तों n बराबर यहाँ पर जो है 302 को और 6 को जो है मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास, ऊपर 302 को 2 से काटा तो 151, और नीचे जो 6 को 2 से काटा तो 2 3 6। तो यहाँ पर जो n का मान आया वो आया 151/3। अगर 151 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर जो मान आएगा वो दशमलव में आएगा दोस्तों, यानी कि n का मान जो है क्या आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है। अतः क्या लिख दूंगा, अतः 301 दी गई सूची का कोई पद नहीं है, क्योंकि n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार से आपको हल करना है, वेरी सिंपल। इसका उदाहरण 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 3 से विभाज्य है। आपको बताना है कि 2 अंकों वाली जो कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो मैं यहाँ पर जो है 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची बना लेता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे जो पहली संख्या आती है वो 12 है, जो 3 से विभाजित होती है, तो 12, 15, और जो है तीसरी जो संख्या है वो 18, यानी कि 12, 15, 18 जो है शुरू के अंदर जो है 3 से विभाजित हो रही है, और लास्ट के अंदर 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित होती है, वो है 99। तो मैंने एक सूची बना ली है यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्याओं की जो 3 से विभाजित है। तो दोस्तों इस सूची के अंदर जो है यहाँ पर जो है प्रथम संख्या यानी कि ए क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और डी में सार्वंतर निकालूंगा तो यहाँ पर जो है 15 में से 12 निकालूंगा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3, यहाँ पर जो सार्वंतर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो अंतिम पद है वो 99, तो अंतिम पद मैंने लिख लिया 99, यहाँ पर an का मान। अब दोस्तों यहाँ पर जो है n का मान आपको ज्ञात करना है कि कितनी संख्या जो है 3 से विभाजित है, तो मैं n का मान ज्ञात करूँगा। हम जानते हैं an का सूत्र यहाँ पर, तो an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n कोष्टक n - 1 और d, ये जो है an का सूत्र होता है, और मैंने यहाँ पर जो सूत्र लिख दिया। देखो an का मान क्या है, an का मान है 99, तो 99 लिख दूंगा। an की जगह a का मान जो 12 है तो 12 लिख दूंगा, प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n - 1 ऐसा का ऐसा मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और सार्वंतर d देर का यहाँ पर 3, तो 3 लिख दूंगा। 99, ये 12 प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का हो गया 12, बराबर यहाँ पर जो है n - 1 कोष्टक में बंद करके यहाँ पर जो है मैं 3 ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। और दोस्तों उधर 99 में से मैं 12 घटाऊँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 87, बराबर n - 1 और कोष्टक में बंद कर दूंगा और 3 यहाँ पर उतार दूंगा। दोस्तों ये 3 इधर गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, यानी कि n - 1 बराबर 87, ये 3 गुणा में था उधर, यहाँ इधर आते हो गया भाग के अंदर। अब देखो n - 1 बराबर, अब 87 के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा दोस्तों, मेरे पास आ जाएगा 29 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है n बराबर, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 29, ये माइनस का 1 इधर याद हो गया प्लस का, ये प्लस का 1, n बराबर आ गया 29, और 1 को जोड़ूंगा तो आ जाएंगे 30, यानी कि 2 अंकों वाली 30 संख्याएँ हैं जो 3 से विभाजित होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अतः 2 अंकों वाली 30 संख्या ये 3 से विभाजित है। वेरी सिंपल। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को आसानी से हल करना है। उदाहरण 8, AP 10, 7, 4 - 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए।
देखो यहाँ पर जो एपी दे रखी है वो दे रखी है 10, 7, 4 माइनस के 62 दोस्तों। अब ये कह रहा है प्रश्न की अंतिम पद से आपको ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एपी का जो है क्रम चेंज कर लूँगा। यहाँ पर जो अंतिम पद है उसको मैं पहला पद मान लूँगा, यानी कि अंतिम पद से है इसलिए मैं क्या लिख लूँगा, एपी को क्रम चेंज करके लिख लूँगा। यहाँ पर जो अंतिम पद है उसको मैं पहला पद मान लूँगा और जो पहला पद है उसको जो है मैं अंतिम पद यहाँ पर मान लूँगा। तो मैं जो है दूसरी एपी यहाँ पर जो लिख लूँगा वापस यहाँ पर माइनस के 62 और 4, 7, 10। देखो इस एपी के अंदर देखो मैंने जो अंतिम पद को पहला पद लिखा है और जो पहला पद था उसको अंतिम पद करके यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। अब देखो अब ये एपी अगर हम माने तो अब यहाँ पर जो पहला पद क्या है, अब पहला पद हो गया यहाँ पर माइनस के 62, तो मैंने पहला पद ले लिया माइनस के 62। अब दोस्तों सार्वंत्र माइनस का यहाँ पर लेना है क्योंकि अंतिम पद से ज्ञात करना है, तो बराबर माइनस यहाँ पर जो है पहला पद ऊपर वाली जो एपी है उसी से ले रहा हूँ मैं 7 माइनस 10 बराबर माइनस इसलिए लिया क्योंकि मैं अंतिम पद से ज्ञात कर रहा हूँ, तो माइनस और माइनस के 3, माइनस को माइनस से गुणा किया तो हो गया प्लस का 3, यानी कि सार्वंत्र मेरे पास प्लस का 3 आया दोस्तों। देखो माइनस का सार्वंत्र इसलिए लिया मैंने माइनस का डी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम पद से कह रखा है। देखो n बराबर 11 यानी कि 11वां पद ज्ञात करना है, तो अब देखो 11 हमें ज्ञात करना है यानी कि 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो an बराबर a प्लस यहाँ पर जो है n माइनस 1 डी, ये जो है यहाँ पर ए एन का जो सूत्र यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो 11वां पद ज्ञात करना, तो 11 लिख लूँगा मैं यहाँ बराबर ए का जो मान दे रखा है वो माइनस के 62 प्लस एन का मान है 11 माइनस 1 और सार्वंत्र कितना है हमारे पास प्लस के 3 आई, तो 11 बराबर माइनस के 62 ऐसा का ऐसा उतार दूँगा और देखो प्लस 11 में से 1 जो है माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 10 और जो है 3 इधर जो है गुणा में आ जाएंगे दोस्तों। अब जो है 11 बराबर माइनस के जो 62 है वो ऐसे कैसे उतार दूंगा, प्लस 10 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 30। अब देखो 11 बराबर अब माइनस के 62 प्लस 30 यानी कि माइनस के 62 में से मैं 30 घटाऊँगा तो मेरे पास बच जाएंगे माइनस के 32 दोस्तों। अब देखो यानी कि मेरे पास जो 11वां पद आया दी गई एपी का अंतिम पद से जो 11वां पद है वो दोस्तों क्या होगा माइनस 32 यहाँ पर होगा। इस प्रकार से जो है आसानी से आपको यहाँ पर ज्ञात कर लेना है, वेरी सिंपल। 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एपी बनाता है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न के अंदर जो है मूलधन उसे कहते हैं जो राशि निवेश की गई है, यानी कि मूलधन है यहाँ पर 1000 रुपये। अब जो देखो दर जो हो जाएगी यहाँ पर दर जो हो जाएगी यहाँ पर 8%। अब दोस्तों यहाँ पर जो है साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है वो मैं लिख लूँगा। देखो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन यानी कि P गुणा रेशियो दर गुणा टी टाइम यानी कि समय बटा 100। ये जो है साधारण ब्याज का यहाँ पर जो है सूत्र होता है। तो मैं इस सूत्र से जो है प्रथम वर्ष के अंत में जो ब्याज ज्ञात कर लेता हूँ। देखो मूलधन की जगह 1000 आ जाएगा गुणा और दर की जगह 8 आ जाएगा गुणा और समय कितना 1 वर्ष के लिए यानी प्रथम वर्ष के लिए तो 1 वर्ष आ जाएगा बटा 100। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो में कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पर जो है नीचे जो है यहाँ पर 8 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 80 रुपये, यानी कि प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज कितना आ गया 80 रुपये। तो अब दूसरे वर्ष के लिए निकालूंगा मैं, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा वो का वही देखो मूलधन कितना है 1000 गुणा दर कितनी है यानी कि रेशियो और यहाँ पर 8 और गुणा और समय कितना 2 वर्ष है अब की बार तो 2 लगा दूंगा मैं बटा 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर मैं कैंसिल कर दूंगा और देखो यहाँ पर बचे 10 तो मैं 10 यहाँ पर लिख दूंगा और उधर जो है 8 को 2 को गुणा करूँगा आ जाएगा 16 मेरे पास, 8 दूने 16। अब 16 और 10 को गुणा करने पर आ जाएगा मेरे पास 16 और 10 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा 160। तो 160 रुपये आए दूसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज बना वो कितना बना 160 रुपये। अब जो दोस्तों मैं जो है तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा। वही जो मूलधन वो का वही रहेगा 1000 रुपये और दर कितनी है वही 8 आ जाएगी और समय कितना आपकी बात 3 साल है तो 3 मैं जो है यहाँ पर उतार दूँगा 3 बटे हुआ 100। अब देखो यहाँ पर भी मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूँगा, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर फिर 10 तो देखो यहाँ पर बराबर लगा के मैं 10 उतार दूँगा यहाँ पर 10 और 8 को और 3 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे 8 या 24। अब जो है यहाँ पर मैं 24 उतारूँगा। अब 24 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 240। तो 240 रुपये आ जाएगा मेरे पास तीसरे वर्ष के अंत में। अब दोस्तों इनकी मैं सूची बना लूँगा। देखो 80, 160 और 240 है तो मैं इनकी यहाँ पर जो है
ब्याजों की सूची बना लेता हूँ। ब्याजों की सूची क्या है? 80, 160, 240। अब प्रश्न में ये कह रखा है कि ये एपी है या नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूँ एपी है या नहीं। सबसे पहले मैं ज्ञात करूँगा डी1। डी1 का जो सूत्र होता है वो होता है ए2 माइनस ए1। ए2 है यहाँ पर 160 और ए1 है 80। 160 में से 80 गया तो कितना आया? 80, यानी कि डी1 मेरे पास आ गया यहाँ पर 80। अब निकाल लूँगा मैं डी2। देखो दोस्तों, डी2 का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ए3 माइनस ए2। दोस्तों देखो ए3 क्या है? 240 माइनस ए2 क्या है? 160। 240 में से मैं 160 कटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 80। यानी कि यहाँ पर जो डी1 और डी2 का जो मान है बराबर आ रहा है, यानी कि डी1 बराबर आ रहा है यहाँ पर डी2 के। ये कंडीशन अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये जो है एपी है। तो मैं लिख लूँगा अतः दी गई ब्याजों की सूची क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी। तो ये क्या है? एक एपी है। तो मैं नीचे एपी लिख लूँगा वापस। ये सूची एपी क्या है? 80, 160, 240, ये एपी दे रखी है। तो इस एपी के अंदर प्रथम पद कौन सा है दोस्तों? यानी कि ए लिख लूँगा मैं। ए प्रथम पद है 80 और यहाँ पर जो डी सार्वंतर कितना है हमारे पास? 80। तो डी बराबर यहाँ पर 80 मैं उतार लेता हूँ। अब जो है प्रश्न के अंदर कह रखा है कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करना है। 30 वर्षों के अंत का मतलब है A30 हमें ज्ञात करना है। तो देखो n बराबर यहाँ पर आ जाएगा 30, यानी कि 30 साल है तो 30 मैं यहाँ पर उतार दूंगा। जो an के सूत्र से निकालूंगा मैं 30 वर्षों के अंत में ब्याज, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक में बंद कर दूंगा यहाँ पर, और जो है गुणा के अंदर यहाँ पर आ जाएगा d। अब देखो A30 में ज्ञात करना है, यानी कि 30 वर्ष के अंत में। A30 बराबर प्रथम पद क्या है? 80 और जो है n 30 है तो 30 माइनस 1 और d क्या है यहाँ पर? 80। अब देखो A30 बराबर 80 ऐसा का ऐसा उतार दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस 30 में से 1 जाएगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 29। तो 29 में उतार दूंगा यहाँ पर, गुणा 80 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखो A30 80 ऐसा का ऐसा उतार दूंगा यहाँ पर 80 प्लस और 29 और 80 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 2320 यहाँ पर। A30 बराबर और 80 को मैं जोड़ूंगा 2320 में तो मेरे पास आ जाएंगे 2400, यानी कि 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज बनेगा वो जो बनेगा 2400। वेरी सिंपल। उदाहरण 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? देखो दोस्तों, नीचे जो है मैं पंक्तियों में गुलाबों के पौधों की संख्याओं की एक सूची बना लेता हूँ। 23, 21, 19, 5 दोस्तों। अब मैं चेक लेता हूँ ये सूची एपी है या नहीं, यानी कि D1 बराबर A2 माइनस A1 ये सूत्र होता है D1 का। तो 21 में से मैं 23 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 2। अब मैं निकालूंगा D2। D2 का जो सूत्र होता है वो होता है A3 माइनस A2। A3 है यहाँ पर 19 और माइनस के A2 क्या है? माइनस के 21 हो जाएगी, बराबर माइनस के 2। यानी कि D1 और D2 दोनों का जो मान है मेरे पास क्या आया दोस्तों? बराबर आया। इसका मतलब क्या है? ये सूची जो है ये क्या है? एपी है। अब जो है यहाँ पर लिख लूँगा कि उपरोक्त जो सूची है दी गई है हमें, ये क्या है? ओपी आता है। उपरोक्त सूची एक एपी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ऊपर जो सूची है उसको एपी के रूप में लिख लूँगा मैं 23, 21, 19, 5 दोस्तों। अब देखो ये एक एपी है, तो एपी का जो पहला पद है वो यहाँ पर 23 है और डी सार्वंतर कितना है हमारे पास? माइनस के 2 आया, तो डी बराबर माइनस के 2 आ जाएगा यहाँ पर। और अंतिम पद क्या है? यहाँ पर 5 है दोस्तों। ए एन से दर्शाते हैं अंतिम पद को, तो ए एन बराबर यहाँ पर हो गया 5 दोस्तों। अब दोस्तों तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, तो मैं माना इस क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या मैं यहाँ पर दोस्तों n मान लूँगा। तो मैं जो है an का जो फॉर्मूला लगा के यहाँ पर जो है n का मान ज्ञात कर लूँगा। तो an बराबर an का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 और d, यहाँ पर गुणा में d आ जाएगा। ये जो है an का जो है फॉर्मूला होता है। तो an का जो मान है वो 5 बराबर a का मान जो होता है वो 23 प्लस और n माइनस 1 ऐसा का ऐसा मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और d जो है दोस्तों यहाँ पर d का मान जो माइनस के 2 है। 5 ये 23 प्लस का इधर आता है, एक माइनस का, बराबर अब जो है n माइनस 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस के 2 आ जाएगा। अब देखो माइनस के 23 में से 5 गए तो माइनस के 18 आ गए, बराबर n माइनस 1 ऐसा और माइनस के 2 यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर n माइनस 1 बराबर ये माइनस के 18 यहाँ पर उतार दूंगा, और माइनस के 2 उधर गुणा में था, इधर हो जाएगा भाग के अंदर। अब देखो n माइनस 1 बराबर माइनस 18 को मैं 2 से काटूंगा, माइनस 2 से काटूंगा तो आ जाएंगे 9 मेरे पास। अब देखो n माइनस यानी कि माइनस का 1 इधर लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि 9 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो n बराबर 9 को और 1 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 10, यानी कि क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? 10 है दोस्तों, ये आई हमारे पास। तो इस प्रकार से आसानी से आपको ज्ञात कर लेना है। वेरी सिंपल।
उदाहरण 11 AP 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ यहाँ पर जो है AP के अंदर प्रथम पद जो है एक का मान जो दे रखा है 8 है, और D सार्वंतर है जो मैं 3 में से 8 यहाँ पर घटा दूंगा। 3 में से 8 जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे यहाँ पर -5, यानी कि सार्वंतर आ गया -5। दोस्तों 22 पदों का योग ज्ञात करना, तो n बराबर यानी पदों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 22, और हमें ज्ञात क्या करना, S22 ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखो n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र मैं लिख लूँगा SN, यहाँ पर SN बराबर हो जाएगा यहाँ पर n/2, यहाँ पर लिख लूँगा n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1, और यहाँ पर जो है गुणा के अंदर d आ जाएगा। ये दोस्तों जो है n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो S22 यानी कि n का मान 22 दे रखा है, तो S22 बराबर n का मान 22 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ब्रैकेट वापस आप लिख दूंगा, यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, और गुणा a का मान है 8, तो 2 गुणा 8 आ गया यहाँ पर, प्लस n का मान 22 -1, और d का मान हमारे पास है -5, तो गुणा के अंदर -5 यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो बराबर लगा के यहाँ पर जो है मैं देखो 22 को 2 से काटूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अब कोष्टक 2 को 8 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 16 यहाँ पर, प्लस और कोष्टक के अंदर जो है 22 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 21। अब जो है गुणा के अंदर यहाँ पर -5 ऐसा कैसा उतार दूंगा, वो ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बराबर यहाँ पर जो है 11 कोष्टक में आ जाएगा, 11 यहाँ बाहर आ जाएगा, और कोष्टक के अंदर देखो 16 ऐसा कैसे उतार दूंगा मैं, प्लस 21 को -5 से गुणा करूँगा तो -105 मेरे पास यहाँ पर आएंगी। अब कोष्टक में वापस बंद कर दूंगा। अब देखो 11 वापस ऐसा कैसा लिख दूंगा बाहर, और ब्रैकेट में देखो -105 में से 16 घटाऊंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगी -89 यहाँ पर। अब 11 को -89 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा -979 मेरे पास, यानी कि अतः AP के प्रथम 22 पदों का योग जो है मेरे पास आएगा -979। वेरी सिंपल। उदाहरण 12 यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो है 14 पदों का योगफल दे रखा है, 14 पदों का योगफल को लिख सकता हूँ मैं S14 यहाँ पर दे रखा है 1050। देखो प्रथम पद दे रखा है 10, तो A बराबर यहाँ पर 10 लिख लूँगा मैं, और जो है यहाँ पर 20वां पद ज्ञात करना है, तो A20 हमें ज्ञात करना है। और सार्वंत्र यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो सार्वंत्र हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे S14 की सहायता से। तो मैं यहाँ पर जो है n पदों का योगफल का जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिख लूँगा, SN बराबर n/2, यहाँ पर जो ब्रैकेट आ जाएगा 2a प्लस n-1 कोष्टक में बंद कर दूँगा, और d गुणा में आ जाएगा d। ये जो दोस्तों n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो है फॉर्मूला होता है। अब देखो SN की जगह आ जाएगा 14, यानी कि S14, n का मान 14 आ गया यहाँ पर, तो 14 उतार दूंगा n की जगह में बटावा 2। अब ब्रैकेट में वापस बंद कर दूंगा, और देखो 2 गुणा a का मान जो 10 प्लस n का मान 14 -1, और d क्या है यहाँ पर, d हमें ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि d हमें देर नहीं रखा है। तो देखो S14 का मान 1050 है, तो S14 जगह जो 4 उतार दिया, और यहाँ पर 14 को 2 से काटूंगा आ जाएगा 7 मेरे पास, ब्रैकेट बंद। 2 को 10 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 20, प्लस 14 में से 1 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 13, और यहाँ पर मैं उतार दूँगा d। अब ब्रैकेट में यहाँ पर बंद कर दिया वापस। अब देखो 1050, ये जो है बराबर का चिन्ह, 7 को 20 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 140, प्लस और 7 को 13 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 13 7 91 d। 1050 ये 140 उधर प्लस का, इधर लाते हुए जाऊँगा माइनस का, तो माइनस का हो गया, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 91 d। तो 91 d यहाँ पर लिख दूँगा। 1050 में से 140 घटाऊँगा तो आ जाएगा 910 बराबर 91 d। अब जो है देखो इधर जो है d के साथ 91 गुणा में है, तो वो चला जाएगा भाग में, यानी कि 910 और भाग में आ जाएगा इधर 91। अब 910 को जो 91 से मैं काटूंगा 10 बार जाएगा भाग, तो d बराबर जो है सार्वंतर सबसे पहले हमने ज्ञात कर लिया, सार्वंतर है हमारे पास यहाँ पर 10। अब दोस्तों A20 ज्ञात कर लूँगा, यहाँ पर लगा लूँगा an वाला सूत्र, यानी कि a प्लस कोष्टक n-1 यहाँ पर जो है d, ये जो है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। A20 ज्ञात करूँगा दोस्तों, तो 20 यहाँ पर n का मान है, a का मान जो 10 दे रखा प्रश्न के अंदर, प्लस n का मान दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 1, और d जो दे आया हमारे पास, हमने अभी ज्ञात किया 10 आया। A20 बराबर यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 19 उतार दूंगा, और गुणा के अंदर आ जाएगा 10 यहाँ पर। अब देखो A20 बराबर 10 ऐसा कैसा उतार दूंगा,
प्लस 19 को 10 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 190। अब देखो 820 बराबर 190 में 10 जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 200 मेरे पास। तो 20वां पद जो है एपी का मेरे पास कितना आया 200। वेरी सिंपल। आज का उदाहरण 13 एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। देखो दोस्तों इस एपी के अंदर जो पहला पद यानी कि ए बराबर हो गया 24 और सारवंतर निकाल लूँगा मैं यहाँ पर दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा यानी कि 21 माइनस 24। देखो माइनस के 24 में से 21 खंड भेजूंगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3। अब देखो यहाँ पर जो बोल रहा है कि उनका योग यानी कि जो सभी पदों का योग 78 दे रखा है तो एस एन पदों का योगफल हो जाएगा यहाँ पर 78 यानी कि एस एन बराबर 78 मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कि कितने पद लिए जाए यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो एन बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब लिख लूँगा एस एन पदों का योगफल ज्ञात करने का जो है सूत्र मैं यहाँ पर लिख लूँगा। तो एस एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर एन बटा 2 ब्रैकेट यहाँ पर जो है 2a प्लस यहाँ पर जो है कोष्टक लगा दूंगा मैं n माइनस 1 और यहाँ पर जो हो जाएगा d ब्रैकेट में वापस यहाँ पर बंद कर दूंगा। अब देखो एस एन जो है यहाँ पर दे रखा 78 बराबर n की जगह n ही आ जाएगा क्योंकि n तो ज्ञात करना है n बटा 2। अब जो है कोष्टक में ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पर 2a यानी कि 2 गुणा a जो है 24 दे रखा है प्लस n माइनस 1 और जो है d हो जाएगा माइनस के 3। अब जो ब्रैकेट में यहाँ पर वापस बंद कर दूंगा। अब देखो इधर जो n के नीचे जो 2 है बटे हुए के अंदर ये उधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा यानी कि 78 गुणा 2 हो जाएगा बराबर n की जगह n ही बच जाएगा यहाँ पर n और जो है यहाँ पर कोष्टक लगा ब्रैकेट लगा दूंगा मैं और 24 को 2 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 48। पर को n को जो है -3 से गुणा करूँगा माइनस के 3n और जो है -3 को -1 से गुणा करूँगा आ जाएगा यहाँ पर प्लस के 3। अब देखो 78 को 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 156 बराबर n को 48 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 48n। अब देखो n को -3n से गुणा करूँगा तो -3n स्क्वायर प्लस जो है यहाँ पर जो है 3n जो आ जाएगा n को मैंने अंदर गुणा किया दोस्तों। अब देखो 156 बराबर अब यहाँ पर देखो 48n और 3n को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर ऐसा कैसा मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3n स्क्वायर। अब देखो ऊपर लिखूँगा मैं माइनस के 3n स्क्वायर प्लस के 51n और बराबर में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 156 यानी कि 156 उधर प्लस का था इधर आते हुए माइनस का बराबर का यहाँ पर बचेगा 0। अब देखो मैंने 3n स्क्वायर को प्लस का करना है तो मैं सारे पदों को माइनस से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 3n स्क्वायर माइनस के 51n प्लस 156 बराबर 0। अब सभी पदों के अंदर 3 का भाग दे दूंगा यहाँ पर सभी पदों में 3 का भाग दूंगा तो आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 51 में 3 का भाग दूंगा आ जाएगा 17n प्लस 156 में 3 का भाग दूंगा यहाँ पर आ जाएगा 52 मेरे पास बराबर 0। अब देखो इसको जो है मैं गुणनखंड विधि से हल करूँगा तो n स्क्वायर 17n को मैं तोड़ूंगा तो देखो माइनस बाहर ले लूँगा और 17n को जोड़ूंगा मैं 13n प्लस 4n में प्लस 52 बराबर 0। इसको जो है गुणनखंड विधि से मैं हल कर रहा हूँ। n स्क्वायर माइनस को वापस अंदर गुणा कर दूंगा माइनस के 13n प्लस माइनस को गुणा किया तो माइनस के 4n प्लस के 52 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखो n स्क्वायर माइनस 13n यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 13n में से मैं n कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों n कॉमन ले लिया मैंने। अब अंदर बचेगा n स्क्वायर में से n बच गया माइनस यहाँ पर बचेगा 13। अब वापस कोष्टक में बंद कर दूंगा इधर यहाँ पर माइनस के 4 प्लस 4n प्लस 52 में से मैं 4 कॉमन लूँगा माइनस के 4 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा यहाँ पर तो बचेगा n और यहाँ 52 में बचेगा यहाँ पर माइनस के 13 यहाँ पर जो है बराबर के 0 मेरे पास आ जाएगा। अब देखो मैं अलग अलग गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा इसको n माइनस 13 यहाँ पर आ जाएगा और इधर जो है कोष्टक बंद कर दूंगा इसको वापस और इधर जो है n माइनस 4 मेरे पास आ जाएगा। अब जो है अलग अलग रूप से इनको 0 के बराबर लूँगा। सबसे पहले मैं n माइनस 13 को 0 के बराबर रख लेता हूँ। देखो n माइनस 13 को मैं 0 के बराबर रखूँगा तो देखो बराबर 0। तो देखो ये माइनस का 13 इधर माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का तो n बराबर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 13। तो n का मान 1 तो आ गया मेरे पास 13 n माइनस 4 बराबर आ गया मेरे पास 0। अब माइनस का 4 है तो उधर आगे हो गया प्लस का तो n बराबर 4 जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो n का मान 4 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। 5 का उदाहरण चुकदा निम्नलिखित का योग याद कीजिए। देखो पहले में क्या कह रहा है प्रथम हजार धन पूर्णांकों का योग याद करना है और दूसरे में क्या करना है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले प्रथम हजार धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले प्रथम हजार धन पूर्णांकों की मैं एपी बना ली यहाँ पर मैं। अब देखो इस एपी के अंदर जो है प्रथम पद यानी a बराबर 1 हो गया और अंतिम पद क्या है an बराबर हो गया 1000
और दोस्तों यहाँ पर जो n है वो भी क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि 1000 धन पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। तो मैं जो है यहाँ पर सूत्र लगा लूँगा SN, n पदों का योगफल ज्ञात करने का। तो n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a + an। दोस्तों देखो यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है तो आप डायरेक्ट ये सूत्र जो है आप लगा सकते हो। s 1000 यानी कि मैं 1000 पदों का योगफल ज्ञात कर लूँगा, यानी कि n की जगह आ जाएगा 1000/2, कोष्टक में एक की जगह आ जाएगा 1 प्लस अंतिम पद क्या है, अंतिम पद की जगह उतार दूंगा मैं 1000, कोष्टक बंद कर दूंगा। देखो 1000 को 2 से काटूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 500, कोष्टक गुणा और 1000 को 1 से जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 1001। अब 1001 को 500 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास 5,05,000। तो ये जो है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग आपके पास यहाँ पर आ गया। अब जो है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग याद करना है। तो प्रथम n धन पूर्णांकों की मैंने AP लिख लिया यहाँ पर। अब जो देखो यहाँ पर जो प्रथम पद है वो 1 हो जाएगा और अंतिम पद यानी कि an जो है दोस्तों अंतिम पद यहाँ पर n ही रहेगा, क्योंकि n पद धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है। और जो n है वो n ही रहेगा क्योंकि n ही पद है, तो n की जगह यहाँ पर n ही रहेगा। अब देखो SN का सूत्र लगा लूँगा मैं n पदों का योगफल ज्ञात करने का। SN का जो सूत्र होता है वो होता है n/2, और वही सूत्र लगा लूँगा मैं क्योंकि an दे रखा है यहाँ पर a + an, यहाँ पर जो है an दे रखा है तो an उतार दूंगा। अगर आपको अंतिम पद दे रखा है तो आप ये सूत्र लगा सकते हो। SN बराबर n की जगह n ही रहेगा क्योंकि n ही जो है पदों का योगफल ज्ञात करना है बटा 2। अब जो a की जगह 1 आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और जो है an की जगह यहाँ पर आ जाएगा n दोस्तों। तो प्रथम धन पूर्णांकों का जो योग है वो हो जाएगा n/2 1 + n। उदाहरण 15, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है nवां पद जो दे रखा है वो दे रखा है 3 + 2n, तो इससे जो है मैं समान सूची बना लूँगा एक यहाँ पर। यदि मैं जो है दोस्तों n बराबर 1 मानूँ, n बराबर 1 मानने पर जो है यहाँ पर जो है a1 जो मेरे पास आएगा वो आएगा यहाँ पर 3 + 2 गुणा n की जगह मैं रख दूँगा 1 बराबर, यहाँ पर जो है बराबर लगा के 3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 को 1 से गुणा करूँगा आ जाएगा 2। अब जो है 3 को और 2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5, यानी कि पहला पद जो सूची का है मेरे पास 5 आया। अब यदि n बराबर 2 मानूँ मैं तो a2 बराबर आ जाएगा मेरे पास 3 + 2 गुणा 1 की जगह आ जाएगा 2। अब देखो 3 + 2 को 2 से गुणा किया तो आ जाएगा मेरे पास 4, और 4 को और 3 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 7। अब इसी प्रकार मैं यहाँ पर जो है n बराबर 3 मान लूँगा, और तीसरा पद सूची का तीसरा पद मेरे पास आ जाएगा 3 + 2 गुणा 1 की जगह रख दिया 3 मैंने। अब जो है 3 + 2 को 3 से गुणा करूँगा आ जाएगा 6 बराबर 6 और 3 को जोड़ूंगा 9। अब दोस्तों यहाँ पर एक सूची बन रही है मेरे पास, वो सूची मैं यहाँ पर लिख लूँगा 5 7 9, ये सूची बनी। अब चेक लेता हूँ ये सूची AP है या नहीं। तो D1 ज्ञात करूँगा, इसके लिए मैं D1 का जो सूत्र होता है वो होता है A2 - A1 A2। यहाँ पर जो A2 है वो 7 और जो है A1 है 5, 7 में से 5 घटाई मैंने तो आ गया मेरे पास 2, D1 का माना है 2। अब D2 ज्ञात करूँगा, D2 का जो सूत्र होता है वो होता है A3 - A2। A3 यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दूँगा मैं A3 की जगह, माइनस A2 है यहाँ पर 7 तो 7 लिख दूँगा, 9 में से 7 ये तो यहाँ पर आ गए 2 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है D1 और D2 का मान मेरे पास यहाँ पर जो है बराबर आया दोस्तों। तो देखो अब जो है ये जो सूची हमने बनाई थी ये समांतर श्रेणी है यानी कि AP है, तो मैं नीचे वापस लिख लेता हूँ AP है 5 7 9। अब देखो इस AP का जो प्रथम पद हो जाएगा वो A मैं यहाँ पर उतार लूँगा, A बराबर जो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी प्रथम पद आ गया मेरे पास 5, और D हमारे पास आएगा यहाँ पर सार्वंतर 2, और जो है N जो दोस्तों यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा 24, यानी कि 24 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। और हमें ज्ञात क्या करना है 24 पदों का योग, तो S24 का हमें ज्ञात करना है, यानी कि 24 पदों का योग हो जाएगा। S24 का मतलब 24 पदों का योग। तो अगले पेज के अंदर जो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है मैं सूत्र लगाऊंगा n पदों का योगफल ज्ञात करने का। n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है SN बराबर n/2। अब जो है कोष्टक, अब जो है 2a प्लस कोष्टक में n-1, और जो है यहाँ पर जो है D, ये जो है सार्वंतर हो जाएगा। अब देखो S24 आ जाएगा n की जगह, S24 बराबर है n की जगह आ जाएगा यहाँ पर 24, यानी कि n का मान 24 है बटा 2। अब जो है कोष्टक लगाऊंगा मैं, 2 गुणा 1 का जो मान है 5 है तो 2 गुणा 5 आ गया, प्लस n की जगह आ जाएगा यहाँ पर 24 माइनस 1 हो जाएगा, और D सार्वंतर जो है हमारे पास 2 आया, तो कोष्टक में इसके अंदर बंद कर दूंगा। अब जो बराबर 24 को मैं 2 से काटूंगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 12।
अब जो है मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोष्टक, 2 को 5 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 10। अब देखो प्लस 24 में से 1 घटाऊँगा तो आ जाएगा मेरे पास 23। अब गुणा के अंदर इधर आ जाएगा 2। अब वापस कोष्टक में बंद कर दूंगा। अब बराबर 12 की जगह 12 यहाँ पर उतारूँगा। अब कोष्टक के अंदर 10 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10। अब जो है प्लस 23 को 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएंगे मेरे पास 46। 23 दूना होते हैं 46, तो 46 उतार दिया मैंने। अब जो है मैं 12 की जगह यहाँ पर 12 उतार दूंगा। अब कोष्टक के अंदर जो संख्याएँ हैं उनको जोड़ दूंगा मैं। कोष्टक के अंदर संख्याएँ 10 प्लस 46, तो 46 को 10 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 56। अब 56 और 12 को मैं गुणा करूँगा दोस्तों, 56 और 12 को गुणा करूँगे तो मेरे पास आ जाएंगे 672, यानी कि 24 पदों का जो योग है वो हो जाएगा 672। वेरी सिंपल। उदाहरण 16। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, प्रश्न में दे रखा है तीसरे वर्ष में जो उत्पादन है वो 600 टीवी है, तो मैं A3 लिख दूंगा, A3 बराबर 600। और 7वें वर्ष में कितना है 700 है, तो A7 लिख दूंगा मैं 700 यहाँ पर। देखो A3 बराबर 600 लिखूंगा। देखो A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A3 को लिख सकता हूँ A प्लस 2D बराबर हो जाएगा यहाँ पर 600। और इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम। यहाँ पर दे दिया मैंने यहाँ पर समीकरण 1 नाम, तो मैं इसको समीकरण 1 नाम दे दूंगा यहाँ पर। अब देखो A7 बराबर 700, यानी कि 7वें वर्ष में उत्पादन कितना है 700 टीवी, तो मैं लिख दूंगा A7 बराबर 700। तो A7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A7 को लिख सकता हूँ A प्लस 6D बराबर 700। जो है इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम, तो इसको मैंने दे दिया समीकरण 2 नाम। अब जो है समीकरण 2 में से जो है मैं समीकरण 1 यहाँ पर घटा दूंगा दोस्तों। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर देखो समीकरण 2 क्या है, A प्लस 6D बराबर 700। अब जो इसमें से क्या घटाऊँगा, समीकरण 1 यानी कि A प्लस 2D बराबर यहाँ पर हो जाएगा 600। अब देखो दोस्तों, इसको घटाऊँगा तो इसके जो चिन्ह चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो A प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ पर प्लस का 2D था माइनस का हो गया, यहाँ पर 600 जो प्लस का था माइनस का हो गया। अब देखो A से A यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 6D में से मैं 2D निकालूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 4D बराबर यहाँ पर जो है 700 में से 600 जाएंगे दोस्तों, तो मैं बराबर लगा के यहाँ पर लगा दूंगा 100। अब देखो इधर जो 4 जो है D के साथ गुणा के अंदर उधर जाके हो जाएगा भाग में, यानी कि D बराबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 100/4 दोस्तों, 100/4, 100 यहाँ पर लिख दूंगा 4। अब देखो D बराबर देखो 100 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ गया 25, यानी कि सार्वंतर जो मेरे पास आ गया यहाँ पर 25। अब D का मान मैं समीकरण 1 में रखूँगा, यानी कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखो A क्या है, A प्लस 2D बराबर 600 है समीकरण 1, तो A की जगह A लिख दूंगा प्लस 2 गुना D की जगह लिख दूंगा 25, 2 गुना 25 बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 600 लिख दिया। अब देखो A की जगह यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 25 को 200 गुना करूँगा आ जाएगा 50 बराबर आ गया मेरे पास 600। अब देखो ये प्लस का 50 इधर प्लस का जाते हो जाएगा माइनस का, यानी कि A बराबर यहाँ पर लगा दूँगा मैं A बराबर 600 माइनस के 50। अब देखो A बराबर 600 में से 50 किए तो आ जाएंगे 550, तो A का मान आ गया मेरे पास, प्रथम पद जो है वो आ गया 550, ये उतार दिया मैंने 550 यहाँ पर। अब जो है नेक्स्ट पेज के अंदर जो है इसको हल कर लेंगे आगे। देखो हमारे पास जो प्रथम पद आया दोस्तों, इसके अंदर प्रथम पद जो आया मेरे पास आ गया 550 और सार्वंतर जो आया D बराबर आया मेरे पास यहाँ पर 25। अब देखो पहला पूछ रहा कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, तो प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होगा, यानी कि पहला पद आया मेरे पास 550, तो पहला पद ही हो जाएगा 550, यानी कि पहले वर्ष में 550 जो है टीवी का उत्पादन किया। अब कह रहा है कि 10वें वर्ष में कितना उत्पादन किया। देखो 10वें वर्ष में A10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 9D लिख सकता हूँ दोस्तों, A प्लस 9D लिख दिया मैंने। देखो A का मान कितना है 550 प्लस 9 गुणा D का मान कितना है 25। अब देखो 550 की जगह 550 आ जाएगा और 9 को मैं 25 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 225। अब देखो 550 और 225 कितने हो गए 775, यानी कि 10वें वर्ष में कितने टीवी का उत्पादन किया उसने 775। अब तीसरा बोल रहा है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन का मतलब होता है कि आपको A7 ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पर A7 का सूत्र लगा दूंगा। A7 का जो सूत्र होता है वो होता है N/2 कोष्टक 2A प्लस कोष्टक में N-1 और यहाँ पर जो है गुणा में D आ जाएगा दोस्तों। ये जो होता है A7 का सूत्र होता है। हमें ज्ञात क्या करना है, कुल उत्पादन का मतलब A7 ज्ञात करना है। A7 बराबर
n का मान आया हमारे पास 7/2। यहाँ पर जो है 2a 2 गुणा a का मान है 550 प्लस n-1 n का मतलब s7 यानी कि 7 - 1 और गुणा d सार्वंतर कितना है 25 है हमारे पास। अब तो मैं इसको हल कर लूँगा आसानी से। 7/2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 7/2 और जो है 550 को मैं जो 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 1100 और जो प्लस 7 में से 1 याद कितना आ जाएगा 6, तो 6 उतार दूँगा और गुणा 25 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे के ऐसे। और ब्रैकेट में इसको यहाँ पर बंद कर दूँगा। अब जो है यहाँ पर 7/2 की जगह 7/2 उतारूँगा, यहाँ पर 7/2 आ गया। अब जो है यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा वापस। अब देखो 1100 की जगह 1100 उतार दूँगा और 6 को 25 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 25 छक्की 150, यानी कि मैंने 150 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो आगे हल कर लाऊँ बराबर 7/2 की जगह 7/2 और ब्रैकेट और 1100 और 150 को जोड़ूंगा मैं तो आ जाएगा मेरे पास 1250 यहाँ पर और ब्रैकेट में इसको वापस बंद कर दूंगा। अब देखो 7/2 7 देखो 2 से मैं 1250 को काट दूंगा आ जाएगा मेरे पास 625। यहाँ पर लिख दूंगा मैं 625 क्योंकि 1250 को मैंने 2 से काटा है यहाँ पर, तो लिख दिया 625। अब 625 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर। अब देखो 625 को 7 से गुणा किया तो मेरे पास आएगा 4375,